हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपना लेसन 5 जो चल रहा है, इसका आज सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे कि संस्थाओं का कामकाज किस तरीके से होता है। ठीक है, हालांकि इसके कुछ पॉइंट यानी कि अभी इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी संस्थाएँ होती हैं किस टाइप की होती हैं, उनका काम क्या होता है और उनमें से यदि सरकार कोई फैसला लेती है, नीति निर्माण लागू करती है, जो भी बनाती है, तो वो कैसे बनाती है। ठीक है, इनका वहाँ पे क्या रोल है, जो भी संस्थाएं हैं तो इनका क्या रोल है इन सारी बातों में, वो चीज़ें हम समझेंगे। तो यदि हम बात करें कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन के हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। हमने पढ़ा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमने ये भी देखा कि देश का संविधान भी बन गया, देश में चुनाव प्रक्रिया भी हमने करा ली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे चुनाव तो हो जाती है, चुन के मेंबर आ जाते हैं, वो मेंबर रहते कहाँ हमें ये भी पता चला, कुछ लोकसभा के सदस्य होते, कुछ राज्यसभा के सदस्य होते हैं, दोनों को ही हम संसद के सदस्य कह सकते हैं, विधायिका कार्यपालिका, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, और भी जो अभी जैसे विधायिका की बात करें या कार्यपालिका की, तो यहाँ पे हम लोग हालांकि पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यानी कि फैसले कैसे किए जाते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट ही हमारा आता है कि एक सरकारी आदेश। और इसमें यदि हम बात करते हैं तो होता क्या है कि 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। ठीक है, यानी कि 13 अगस्त 1990 में भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है या जारी किया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। और सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। ठीक है, जो भी आप जब हिंदी पढ़ते हो वहाँ पे पत्र जो होते हैं, तो आप कई तरीके के पत्र के बारे में पढ़े होंगे, जो लेटर होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, देन उसके अंदर भी कि कौन सा इनविटेशन लेटर है, कौन सा आपका ज्वाइनिंग लेटर है, कौन सा आपका सरकारी पत्र है, कौन सा गैर सरकारी पत्र है, वो चीज़ें हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता होगा कि एक सरकारी पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ और नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग आज उसे सर्च करिएगा, आपको 10th की बुक में ही मिल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें 10th या 12th में हम बेहतर तरीके से पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सरकारी आदेशों की तरह ही इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी और यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें संख्या क्या थी कि OM नंबर, और नंबर इसका था कि यदि हम बात करें 36,012 और 3190। ठीक है, और उसके बाद था कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है, ये आदेश। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, 13/8, इसकी डेट भी दी गई है कि 13 अगस्त। ठीक है, यानी कि 13/8/1990, और इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट पत्र लिखा जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट लेटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप लोग अभी सर्च करेंगे यानी कि अपनी बुक वगैरह में देखेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है कि मतलब छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम यानी कि सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग ऐसा लिखते थे, हमारे एग्जाम में भी आता था। और आई होप कि आप सभी लोग, यदि हिंदी आपके उसमें रही होगी सब्जेक्ट में, तो ऑब्वियस है कि आप ये देखे होंगे। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका नाम सुने होंगे, इससे परिचित होंगे, लिखने का भी आपको मौका मिला होगा, क्योंकि जब एग्जाम होता है 10th या 12th का तो वहाँ अच्छा मतलब इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपने स्कूल में देखे होंगे। और उसके बाद आता है कि सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक
विवाद का कारण रहा। मतलब कई सालों तक ये जो सरकारी, यदि हम बात करें, कार्यालय ज्ञापन आया था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी विवादास्पद था। अभी हमें पता नहीं इसमें क्या आया था, ठीक है, अभी हम आगे जानेंगे कि इसमें था क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। ये जो निर्णय था वो किस तरीके से लिया गया और इसके बाद क्या होता है। तो इस सरकारी आदेश यदि हम बात करते हैं, तो आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया, यानी कि जो सरकारी आदेश है, एक नीतिगत घोषणा घोषणा की गई थी और इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, यानी कि SEBC के लिए आरक्षित होंगी। और इस पत्र में ज्ञापन, जो कार्यालय ज्ञापन सौंपा गया था, उसमें कहा क्या गया था, उसमें लिखा गया था कि यानी कि भारत सरकार के सरकारी पदों में, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसियां होती हैं वहां पे क्या होगा कि और सेवाओं में 27% यानी कि 27% जो वैकेंट प्लेस है या खाली स्थान, यानी कि जहाँ पे पद कुछ खाली हैं, वहां पे क्या होगा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, यानी कि इसमें ये नहीं था जो सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे और शैक्षिक रूप से पीछे होंगे, ठीक है। तो उनको क्या किया जाएगा कि इसके तहत क्या किया जाएगा कि उसको आरक्षित होगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, उन्हीं का एक और आम, यदि कि एक और नाम क्या होगा यहाँ पे, SEBC, ठीक है, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तो SEBC का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि पहले तो ठीक है SC ST OBC हम जानते थे, लेकिन यहाँ पे एक और नया उभर के आता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है, तो उनके लिए भी 27% के आरक्षण की बात कर दी गई, ठीक है, जो भी सरकारी पद हैं उनमें। और अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही शामिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही है और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोगों ने यानी कि अन्य लोगों ने क्या किया कि इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे, ठीक है, यानी कि अन्य लोग, अब हम आरक्षण वाला पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे यदि आपको रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पे फिर यदि विकलांगों के लिए रिजर्वेशन है तो वहाँ पे फिर विकलांग ही भरे जाएंगे, अदर कोई नहीं आएगा। SC के लिए यदि रिजर्वेशन है तो वहाँ पे फिर SC के ही सीटें भरी जाएंगी, अदर कोई नहीं आ सकता, ना तो ST आ सकता है, ना तो OBC आ सकता है, ना तो जनरल कैटेगरी के आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसी को भरना पड़ेगा। और ये आरक्षण जब भी आता है, खैर काफ़ी इसमें विवाद तो रहता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पक्ष का ही दिखाया जाता है इसमें। अभी MP में ही जो MP PCS का रिजल्ट है अभी भी रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण OBC के लिए हाँ और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, ठीक है, शायद समथिंग 27% ही कर दिया गया था। तो उससे मतलब पहले तो आप रिजर्वेशन दिए, उसके बाद फिर दोबारा से आप बढ़ा दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिनको नहीं मिला वो तो ऑब्वियस है, उसमें विरोध करेंगे ही, और किए, और अभी तक इसका केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसी वजह से अभी रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आरक्षण जब भी आता है, खैर विवाद का मुद्दा तो बनता ही है, और यहाँ पे भी जब ये आया कि यानी जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए जब आता है, तब भी ये विवाद का मुद्दा था। और उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि निर्णय करने वाले, ठीक है, तो इसमें तो हम समझ गए कि क्या बातें कही गई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो लेटर था, इस लेटर के थ्रू हमें बात पता चलती है कि किस तरीके से वो लोग नियम कानून बनाते हैं, जो भी संसद के मेंबर होते हैं, और उसके बाद उनमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, देन उसको लागू कैसे करवाते हैं। तो पहले तो एक आदेश उन्होंने जारी कर दिया, ठीक है। अब आदेश लोकसभा से जारी होता है या राज्यसभा से, किसी भी सदन से जारी हो सकता है। तो एक आदेश जारी होता है और उसके बाद क्या होता है, निर्णय करने वाले। अब यहाँ पे आदेश जारी हुआ, विवाद का मुद्दा बनता है। अब निर्णय करने वालों पर हम बात करें, यदि देखें तो इसमें क्या हुआ कि यानी इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया, जारी है, और मतलब जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा, ठीक है, यानी कि इसमें क्या बात की गई कि निर्णय करने वाले। तो जो ये ज्ञापन जारी किया गया, कार्यालय ज्ञापन, तो ऐसा तो नहीं किसी एक बंदे ने कर दिया होगा,
तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया। जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता है और जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। ठीक है, तो इस दस्तावेज पर सबके हस्ताक्षर नहीं होंगे, किसी एक के ही होंगे। अभी हम जानेंगे किसके होंगे। तो यहाँ पे इस लेटर को एक बार फिर से देखते हैं कि हस्ताक्षर किसके किए गए हैं। ठीक है, हालांकि इसमें शायद दिख नहीं रहा हस्ताक्षर के बारे में, बट अभी हम आगे समझेंगे क्योंकि ये पेज काफ़ी पुराना इसमें लगाया गया है। तो इसमें क्या बात की गई है कि क्योंकि जब भी कोई दस्तावेज पारित होगा इसमें सिग्नेचर तो लगने ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर तो थे, बट किसके थे? वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाले, मतलब लागू करने वाला अधिकारी था। जिसके सिग्नेचर थे तो मंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश को लागू करने वाला अधिकारी था। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको ये पता होगा कि मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं, कौन करते हैं, तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, यदि आप पहले भी पॉलिटी पढ़ चुके होंगे, कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी क्या किया कि खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। यानी कि अब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ और भी मंत्री जो होते हैं वो अकेले, मतलब कोई भी जो भी एक मंत्रालय संभाल रहे हैं, कोई भी एक अकेला मंत्री ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं कितने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। ऑब्वियस है कि सभी शामिल होंगे, और आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा, और अब एक बार फिर इन, मतलब कि इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नजर डालते हैं। ठीक है, यानी कि हम पहले ही इसमें बताया जा रहा है कि पढ़ चुके हैं, और ऑब्वियस है कि बहुत सी चीजें हम पहले ही जान चुके हैं। अब यदि बात करते हैं तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो सिग्नेचर करता है व्यक्ति, वो किस पद का व्यक्ति है जो कि सिग्नेचर करता है, क्योंकि एक व्यक्ति की सहमत से तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, जब वहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हम बात करें तो 545, यानी कि 545 मेंबर लोकसभा में होते हैं। देन इसी तरह यदि 245 बात करें हमारे राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इतने मेंबर होते हैं तो कोई अकेले व्यक्ति के पास तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसे ही कोई भी कानून या लॉ पारित कर देगा। ठीक है, तो सबकी सहमत तो बननी ही चाहिए, लेकिन उसमें सिग्नेचर सब नहीं करते। जैसे संविधान बना था, तो संविधान में हम बात करते हैं कि 289 लोगों ने ही सिग्नेचर किया, जबकि 386 लोग थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसमें सिग्नेचर किए गए थे, लेकिन कोई भी नियम कानून बन रहा है तो आप उसका एक हेड बना दो, वही सिग्नेचर करेंगे, सहमति सबकी होगी। ठीक है, तो इसी तरह अब इसमें है, पहला पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के क्या होते हैं? हेड होते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक है, वास्तविक जो सत्ता होती है या वास्तविक जो अधिकार होते हैं प्रधानमंत्री जी के हाथ में होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो भारत का पहला नागरिक यदि कोई है तो वो हमारे राष्ट्रपति महोदय। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भारत का पहला नागरिक कौन है, तो अब वो हम इसमें ना उलझ जाएं कि मतलब नागरिक तो हम भी हैं, कोई भी हो सकता है। भारत के पहले नागरिक हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति में कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि अभी रामनाथ कोविंद जी हैं या अरुण जेटली जी हैं, कोई भी हो। ठीक है, राष्ट्रपति पद में जो व्यक्ति रहेगा वो भारत का पहला नागरिक रहेगा जब तक पद में है, और जब जिस दिन पद से वो हट जाएंगे, जो व्यक्ति उस पद में आएगा वो भारत के पहले नागरिक होंगे। यदि अभी आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले नागरिक कौन है, तो सिंपल सा है, हम बता सकते हैं कि राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति में कौन है? रामनाथ कोविंद जी। लेकिन यदि पूछा जाता है कि भारत के कुछ टाइम बाद जब नहीं ये रहेंगे, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और फिर पूछा जाता हमसे कि भारत के पहले नागरिक कौन है, तो जो उस पद में होंगे हम उनका नाम लेंगे। अदरवाइज राष्ट्रपति तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति में भी पूछ लिया जाता है कौन, तो ऐसा नहीं है कि हम कहे कि नहीं एपीजे अब्दुल कलाम ही पहले नागरिक थे या राजेंद्र प्रसाद ही पहले नागरिक थे, बिल्कुल नहीं। जो उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में उस पद पे होंगे, आप उन्हीं का नाम लेंगे कि यही अभी भारत के सबसे पहले नागरिक हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बताया जा रहा है कि राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति के पद पे जो होते हैं वो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, और यह औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री
सरकार का, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद हमारा क्या आता है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। यानी कि जो अभी मैंने बताया वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन नाम मात्र के होते हैं। और वास्तविक सत्ता, यदि वास्तविक अधिकार या सत्ता या शक्ति किनके हाथों में होती है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दूसरा पॉइंट हमारा आया कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। ठीक है, यानी कि अधिकांश अधिकार जो भी हैं तो इनका इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। और उसके बाद हम बात करें तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अब इसको थोड़ा समझिएगा कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई कि अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की किस पे, सलाह पर या की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा, ये चारों पॉइंट आप नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। नोट करना बस नहीं है, इसको रटना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। अब जो राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे देश के हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। लेकिन वो सिर्फ कहीं ना कहीं नाम मात्र के होते हैं, वास्तविक अधिकार या सत्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और उसके बाद जो भी कामकाज या निर्णय लिए जाते हैं राजकाज से जुड़े, वो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। ठीक है, बैठक होती है और मंत्रिमंडल की बैठकों में ही ये सारे काम होते हैं। देन उसके बाद आता है कि संसद में एक राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी संसद के 3 अंग आप ऐसा कह सकते हो कि होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसमें एक भी वर्ड आप ऐसा समझ लें कि ऐसे ही है तो बिल्कुल आप गलत समझेंगे। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा जो मैं ये बोल रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संसद के अंग कौन कौन से हैं और आपको दे दिया 1 2 3। अब आपको इनमें से एक या दो, 1 2 या 3 इनमें से कोई नहीं, तो आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तीनों ही संसद के अंग माने जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है और आप यहाँ पे ऐसे करके लिख भी लेंगे तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। ऐसे आप थोड़ा अपनी नोट्स को आप अपने हिसाब से बना रहे, थोड़ा हट के बनाया करिए, अलग बनाया करिए, ताकि आप समझ जाए, थोड़ा स्पेस कम लगे और बेहतर बन जाए। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे राष्ट्रपति, यहाँ पे लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है कि राष्ट्रपति के यानी कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना अपने माइंड में। तो यहाँ पे क्या बात आई है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत होना, प्रधानमंत्री को ये जरूरी नहीं होता कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का भी सदस्य हो, बिल्कुल नहीं। लोकसभा का बहुमत होना जरूरी होता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, अब लोकसभा का बहुमत होना मतलब मैंने आपको बताया था, जो पार्टी वाला कंसेप्ट था कि पार्टी देन उम्मीदवार चुन के आते हैं। यदि बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार चुन के आते हैं तो किसी बीजेपी के मेंबर को ही राष्ट्रपति या मंत्री बनाया जाएगा, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही मंत्रियों में होता है स्टेट में कि जो भी विधायक चुन के आते हैं, जिस पार्टी के बीजेपी के चुन के आएंगे तो वहाँ बीजेपी की सत्ता आएगी। और यदि कांग्रेस के चुन के आते हैं, यानी जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए उसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी पार्टी के चुन के आएंगे तो वहाँ पे उसी के मेंबर के क्या होंगे, यहाँ पे सत्ता आएगी। उसके बाद क्या होता है, तो
क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे, इनके बारे में पता करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमने देखा कि सारे मंत्रिमंडल जो भी है उनकी बैठक के द्वारा ही ये सारे काम किए जाते हैं, तो क्या सभी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसमें यदि हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा ये आता है कि यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। ठीक है, ये जो सरकारी आदेश आया था लंबे घटनाक्रम का, कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी नियम कानून आता है एक मतलब ऐसे ही नहीं आ जाता कि हमारे माइंड में आया, या प्रधानमंत्री जी रात में सोच रहे थे, रात को सपना आता है कि चलो हमको ये बिल पास कर देना चाहिए, और हम जाते हैं उधर राष्ट्रपति महोदय के पास, ये लोकसभा राज्यसभा में पूरा सब कुछ करके और भेज देते हैं, आप सिग्नेचर करके इधर भेज दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि एक रात में उन्हें सपना आया, उन्होंने आया, बैठक की और बैठक करके वो पारित कर दिया। इसमें काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, कोई भी काम हो, और इसमें ये दस्तावेज खैर एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया जा रहा है। कोई भी नियम हो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, आपको जिस भी बिल को रखना हो आप रख सकते हो, चाहे अभी कृषि बिल जो चल रहे हैं उनको ही आप इस यहाँ पे रख के समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, काफ़ी लंबा समय लगता है एक आदेश को पारित करने में। भारत सरकार ने 1779 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था, और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी, और इसी के कारण इसे आम तौर पर मंडल आयोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि बीपी मंडल नाम के व्यक्ति ने की थी, और इसी के कारण इसे हम आम तौर पर क्या कहते हैं कि मंडल आयोग कह देते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम किसी का नाम जब भी रखते हैं, मतलब वो कोई भी आयोग रख रहे हैं या किसी मतलब कोई भी युग का नाम रख रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का उस युग पे ज़्यादा योग, जैसे हम हिंदी साहित्य में देखते हैं, जब पढ़ते हैं, आप में से जिसका भी हिंदी साहित्य ऑप्शनल होगा पता होगा कि, और 10th तक तो आप पढ़े ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं हिंदी में देखते हैं भारतेंदु युग, ठीक है, जयशंकर प्रसाद युग या प्रसाद युग, शुक्लोत्तर युग, ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो किसी का जब हम नामकरण करते हैं तो वहाँ पे उस जिस व्यक्ति का ज़्यादा योगदान होता है हम उसी का नाम से क्या करते हैं, कई सारी हम पॉलिटी में ही कुछ कमीशंस हैं जो भी हैं, तो जो व्यक्ति करता है उसी के नाम पर रख दिया जाता है कि मंडल आयोग या कौन सा आयोग जो भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जिसने यानी कि बीपी मंडल ने की और इसकी अध्यक्षता, और उसके बाद इन्होंने मंडल आयोग ही इसका नाम रख दिया, और इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, कि यहाँ पे अब ऐसा भी ना हो कि इसमें भी धांधली होने लगे, इसलिए इसका कहीं ना कहीं आपको मापदंड निकालना पड़ेगा कि रियल किस में, मतलब रियल में किसको ज़रूरत है और किसको नहीं है। और उसके बाद होता है कि इस आयोग ने 1980 में यानी कि 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। यानी कि पहले मंडल आयोग का गठन किया जाता है, और कब मंडल आयोग का गठन किया जाता है, 1979 में। ठीक है, और उसे ये कहा जाता है कि पहले आप चारों तरफ से जाके सब मतलब ऑल ओवर इंडिया का पूरा आप ओवरव्यू निकाल के लाओ कि रियलिटी में ज़रूरत किसको है। ठीक है, किसको देना चाहिए, क्या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, या कि हम बात करें सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको ये आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं है तो कितनी है, और नहीं है तो कितने % तक नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे मंडल आयोग के द्वारा जो भी कमेटी बैठाई गई थी उसने पूरा अपना ओवरव्यू जब निकाला, 1 साल का पूरा जो भी था जांच पड़ताल किए, और उसके बाद जब हमारा देश का संविधान बना था, और देश के संविधान बनने के बाद जब क्या हुआ था, राज्यों का नामकरण करना था। ठीक है, कि कौन से राज्य को किस तरीके से, यानी कि किस राज्य को कैसे डिवाइड करें, या राज्यों को हम कैसे अलग अलग करें, भाषा के आधार पर करें या जाति के आधार पर करें या धर्म के आधार पर करें। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें भी 2-3 कमेटियाँ आई थी। ठीक है, और फाइनली एक कमेटी का माना जाता है कि आप भाषा के आधार पर क्या करते हो, राज्य का गठन करते हो, और शायद 1953 यही डेट थी शायद, आई थिंक। तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक पहले राज्य का गठन होता है जो कि आंध्र प्रदेश है, और मुझे ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है, आप लोग इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यानी कि जो राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था वो किस सन में हुआ था।
ये तो है कि भाषा के आधार पर ही पहला राज्य वो बनाया गया था, तो उसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि ऐसे ही हर एक चीज़ के लिए कमेटी बिठाई जाती है, ऐसा नहीं कि कोई भी काम ऐसे ही लागू कर दिया जाता है। यहाँ पे भी हुआ और उन्होंने पाया कि हमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ये आरक्षण लाना चाहिए, ठीक है? और 27% का आरक्षण देना। और इस रिपोर्ट पर उसकी सिफारिशें जो थी तो संसद पर चर्चा हुई, मतलब जो रिपोर्ट आई उसमें चर्चा हुई कि क्या फिर जो भी विशेषज्ञ थे वो भी चर्चा किए। और बरसों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर क्या होता है कि 1989 में, यानी कि 1989 का जो हम बात करें यहाँ पे, लोकसभा चुनाव हुआ। यानी कि 1980 में यहाँ से 1979, सब देखिएगा कितनी लंबी कोई भी जो हमारे नियम कानून आते हैं, कितनी लंबी प्रोसेस चलने के बाद आते हैं, ठीक है? तो 1979 में क्या बैठाई गई? कमेटी। और कमेटी के बाद यानी कि मंडल आयोग, आप याद रखिएगा कि जो, यदि हम बात करें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, तो वहाँ पे बैठाई जाती है। और इन 1980 में संसद में चर्चा की जाती है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी पेश कर दी थी। लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1989, यानी कि काफ़ी लंबा समय हो गया, ठीक है? तो 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। अब जनता दल ने क्या किया कि वो प्रॉमिस किया कि हम सत्ता पे आते ही मंडल आयोग, इस मंडल आयोग के बारे में आपको गूगल में और भी सर्च करके कहीं पे अपनी नोट्स में लिख लेना है, चिपका लेना है, ठीक है? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आप कोड करने के लिए आंसर राइटिंग जब करते हैं वहाँ पे भी हमें ये बहुत काम देगा और पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मंडल आयोग की सिफारिश पर इन्होंने क्या किया कि हम अमल करेंगे, इसको लागू करेंगे। और चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, ठीक है? तो इसके नेता कौन? बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं 1989 में, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है? और इसके बाद कई घटनाएं हुई। कई घटनाएं यानी कि कौन कौन सी घटनाएं हुई? पहला, नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की, ठीक है? जो नई सरकार आई जनता दल की, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि प्रॉमिस किया था कि हम जो भी मंडल आयोग के द्वारा बातें कही गई हैं उनको हम अमल पे लाएंगे। और उसके बाद होता है नेक्स्ट की 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया, ठीक है? यानी कि 1990 में, 1989 में सरकार आती है इनकी। और 6 अगस्त, यहाँ पे यदि हम बात करें 1990 में, ठीक है, क्या होता है कि केंद्रीय कैबिनेट, यानी कि जो सेंटर की कैबिनेट होती है, मैंने आपको हालांकि आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं कम से कम 50 बार ये बता चुकी होंगी कि हमारे संसद की, जो हमारे केंद्र की कैबिनेट होती है उसी तरीके से हमारे राज्य की कैबिनेट भी होती है, ठीक है? तो जो सेंटर की कैबिनेट होती है उसमें जो फैसला लिया जाता है पूरे देश में माना जाता है, मान्य होगा। लेकिन जो स्टेट की कैबिनेट होती है, स्टेट का जो भी फैसला लेते हैं वो सारी अपनी बैठा के, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ उनके राज्य में ही मान्य होगा। जैसे आपके, यदि सेंटर पे बात करें, यहाँ पे भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आपके स्टेट में भी स्वास्थ्य मंत्री होंगे, उनकी एक अलग से कैबिनेट ठीक इसी तरीके से होती है जिस तरीके से मतलब सेंटर पे है, ठीक है? लेकिन इनका अधिकार ज़्यादा होता है और स्टेट वाइज अपना जो रहता है उनका थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है? मतलब कम नहीं होता अपने स्टेट के लिए, तो वो भी राजा है और अपने स्टेट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमपी में कोई भी, मतलब एमपी की कैबिनेट कोई भी निर्णय लेती है तो वो राजस्थान या महाराष्ट्र या कोलकाता में भी ये सारी चीज़ें लागू होंगी, ठीक है? तो इसमें ये बाध्यता नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया कि केंद्रीय कैबिनेट ने क्या किया? बैठक में चर्चा की और इसे औपचारिक, मतलब एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित करते हैं, ठीक है? यानी कि अगले ही दिन क्या होता है, बैठक वगैरह होती है और फिर बीपी सिंह जी जो थे प्रधानमंत्री उस टाइम के, तो उन्होंने क्या किया कि एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित करते हैं। यानी कि कोई भी लॉ पारित होता है, कोई भी नियम कानून, कोई भी एक्ट पारित होता है, संसद के एक सदन के सदस्यों की सहमति से वो पारित नहीं हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे दोनों सदनों की सहमति होनी चाहिए, देन फाइनली फिर राष्ट्रपति महोदय की सहमति ली जाती है।
तो इसमें क्या हुआ कि यानी कि इनकी सहमति की बात की गई है। और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट आता है कि कैबिनेट के मामले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया गया और मंत्री की स्वीकृत केंद्रीय सरकार की तरफ से, मतलब कि जो मंत्री की यानी कि हम बात करें स्वीकृत, ठीक है, तो उसमें उनका क्या हुआ कि केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली और एक अधिकारी ने उसे आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि एक अधिकारी ने क्या किया, उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओएम नंबर, यानी कि ये जो लिखा गया है आप इसको देख लीजिए, तैयार हो गया जाता है। और अगले कुछ महीनों तक यह आदेश यानी कि यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बन जाता है। यानी कि यहाँ पे एक अधिकारी के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है। सारी प्रोसेस होने के बाद हमने देखा कि 1979 से चर्चा चल रही थी और जाके यदि हम बात करें तो 1990 में क्या होता है, ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि अगले ही महीनों में यानी कि आग की तरह फैल गया। ठीक है, काफी विवादास्पद मुद्दा था भैया, मतलब एक लोगों के लिए आया और लोगों के लिए नहीं आया, तो वो तो भड़क गए कि हमें तो 20% ही मिल रहा है, इनको 27% पे आप कैसे डाल सकते हो। तो मतलब जिनको मिल रहा था पहले से उन्हें भी संतोष नहीं है। हम पता है हमारी इच्छा क्या होती है, मतलब हम इंसानों की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। यदि हमारे पास एक साइकिल नहीं है तो हम सोचेंगे कि नहीं है, मतलब पैदल चल रहे हैं तो लगेगा साइकिल ले ले, बस हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही साइकिल आती है ना, हम साइकिल से संतुष्ट नहीं होते, फिर लगता है नहीं नहीं साइकिल ठीक नहीं है, बाइक होनी चाहिए थी। अब जब हमारे पास बाइक भी आ जाती है, ठीक है, हम मेहनत करेंगे कि अब बाइक चाहिए तो फिर चाहिए, शौक है हमारा। और बाइक आने के बाद फिर मन भरा था, नहीं बाइक तो गड़बड़ है, हाँ, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, धूप लगती है, ये दुनिया भर का, कार होनी चाहिए अच्छी खासी। अब वो कार के बाद अभी हमारी इच्छा खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी चल रही हैं। अब कार आ गई तो लगता है, और पहले तो लगता है नहीं कार आ जाएगी तो संपूर्ण इच्छाएं हमारी हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही कार आती है फिर लगता है यार ऐसे में काम नहीं चलेगा, थोड़ा कार नहीं उससे भी आगे एरोप्लेन होनी चाहिए थी, ठीक है। अब मतलब एरोप्लेन होनी चाहिए थी, या कार में भी कुछ और भी ब्रांडेड कार आती है जैसे बीएमडब्ल्यू वगैरह, वो होनी चाहिए, वो भी नहीं, चलो एरोप्लेन होनी चाहिए। अब ना मिले वो अलग बात है, लेकिन इच्छाएं हमारी जो है, मैं इच्छाओं की बात कर रही हूँ कि एक के बाद एक बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब भी चाहते हैं, अब ये विवादास्पद मुद्दा बना क्यों, क्योंकि जिनको मिल रहा था, जैसे एससी एसटी ओबीसी वालों को मिल रहा था, लेकिन उनको मिल रहा था, ठीक है, हमें तो कुछ भी, मतलब जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो तो बिल्कुल है कि झगड़ा करेंगे ही, मतलब आंदोलन करेंगे, लेकिन जिनको मिल रहा था वो भी शामिल होते कि अरे भैया मेरे को 20% दे रहे हो, उसको 27 क्यों कर दिया, उसमें क्या ऐसा है, ठीक है। अब इनको मिल रहा फिर भी इन्हें संतोष नहीं कि हमें 20 मिल रहा, इनको भी चाहिए कि नहीं तुमने 27 किया, हम में क्या कमी रह गई थी जो तुमने 27 नहीं किया, ठीक है। तो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे कि सिर्फ 60% का ही उसमें है आरक्षण का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा 50 या 60% का ही, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे यही बातें हैं कि, और विवाद बनता इसीलिए है क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, नहीं हमें चाहिए तो चाहिए, फिर ये मिल गई तो और चाहिए, और मिल गया तो और चाहिए। तो जिनका मतलब जिनको नहीं मिला वो भी आंदोलन करते हैं, जिनको मिल गया वो भी आंदोलन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, और इसीलिए ये काफ़ी चर्चित मुद्दा बना, और चर्चित क्या विवादास्पद भी मुद्दा बना, यही वजह थी लोगों का असंतोष, ठीक है। और सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली, इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। और यानी कि टीवी चैनलों में, अखबारों में तो खैर काफ़ी मतलब मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के भड़का के, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा, जो उनका आप लोग देखते हैं वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए गजब का देते हैं यार स्टेटमेंट की, मतलब देख के कि ऐसा नहीं ऐसा, हमारा तो माइंड ही बिल्कुल हैंग हो जाता है कि नहीं, मतलब अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्योंकि उनको अच्छी खासा मसाला डाल के न्यूज़ जब बनाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो न्यूज़। उसके बाद आता है कि काफ़ी तरीके से मतलब बहस चलती रही, और इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, लाइक बिल्कुल प्रेजेंट में आप
फ्यूचर में मतलब पास्ट में मत जाइए, प्रेजेंट में आपके चल रहा है किसान आंदोलन। जो 3 एक्ट किसान के लिए पारित किए गए, इन तीनों का ही बहुत ही विस्तृत आंदोलन चल रहा था। कल भारत बंद था, ठीक है, पूर्ण रूप से भारत बंद था, आपको पता है। और वजह यही थी क्योंकि यहाँ पे इनको ये चीज़ें मान्य नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे भी प्रदर्शन किए गए, जवाबी प्रदर्शन हुए, उसी तरीके से अभी हमारे वर्तमान में चल रहे हैं, आज चल रहे हैं। हम आज में ये अपने पास्ट में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उधर का छोड़िए, आप अपने वर्तमान का लीजिए कि बिल्कुल सेम यही कंडीशन यहाँ पे चल रही है। किसानों से रिलेटेड जो 3 एक्ट आते हैं, किसानों को मंजूर नहीं है, अच्छा खासा आंदोलन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यही जो इसमें बताया गया कि प्रदर्शन वगैरह होते और इनमें से कुछ हिंसक भी थे, कुछ कहीं कहीं तो हिंसक भी थे। आप जब कल भारत बंद था तो कई जगह पे आप न्यूज़ में यदि देखे होंगे तो जबरदस्ती दुकानें बंद कराई जा रही थी। वो मिन्नतें कर रहे थे कि नहीं खुली रहने दो, फिर भी दुकानें बंद कराई जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बताया जा रहा कि हिंसक भी थे। ऑब्वियस है, फिर जब जनता सारा दिन बैठी रहती है तो कहीं ना कहीं मतलब माइंड उसका भड़क जाता है, ठीक है, कि हम बैठे कोई सुन नहीं रहा, चलो जिस पे ही गुस्सा उतर जाए उस पे ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिंसक भी हुए थे और इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रभावित होने वाले थे, यानी कि ये मुद्दा आता है अभी हाई कोर्ट में। एमपी का जो एमपीपीसीएस का जो 27% का ओबीसी वाला आरक्षण है, उसकी वजह से रिजल्ट रुका पड़ा है, अभी तक उसका फैसला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही होता है कि कमल सरकार जी तो बोल के चले गए कि यहाँ पे हम 27% कर देंगे। अब जब 27% कर दिए तो आधे लोग बगावत कर दिए, और अब ऐसे करेंगे ही बगावत, ठीक है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर फिर तो हमारे लोकतांत्रिक देश में रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए वो कर देते हैं और नौकरियां इसी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या था कि कुछ लोगों का क्या मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा, ठीक है, और जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था। यानी कि कुछ लोग जो मानते थे, बिल्कुल सही ही मानते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम देखते थे कि यदि कोई बच्चा कुम्हार के घर में पैदा हुआ तो उसे सिर्फ कुम्हार वाला जो भी काम होता था, मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, वही कर सकता था वो, ठीक है, अदर काम नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। तो इक्वलिटी लाने के लिए कि जहाँ वो पीछे थे, बहुत पीछे थे, उनको बराबर लाया जाए, तो इसमें ये आरक्षण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अभी भी विशेषज्ञ मानते हैं कि कहीं ना कहीं, और विशेषज्ञ आप हम सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं है पीछे, लेकिन फिर भी अब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत भी यहाँ पे अब दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छीनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। बिल्कुल राइट है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था, यहाँ पे दोनों ही तर्कों को ध्यान देना पड़ेगा, कि कुछ लोगों का क्या मानना था कि जो पिछड़े वर्ग के नहीं है, ठीक है, मतलब जो क्योंकि आपने एक के लिए, सिर्फ एक के लिए आरक्षित कर दिया, वहाँ पे कोई ऐसा उसमें क्राइटेरिया नहीं बनाया कि कोई भी पब्लिक हो जो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी होगी, उसे हम करेंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि एक जनरल कैटेगरी का बच्चा भी शैक्षणिक रूप से काफ़ी पीछे हो सकता है, क्या होता ही है, ठीक है। तो कुछ का क्या मानना था कि यानी कि बहुत ज़्यादा योग्यता होने पर, मैंने कल ही आपको समझाया है कि हमारे पास मल्टी टैलेंट भरा हुआ है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे पास वही इकोनॉमिकली कंडीशन बेहतर नहीं है, शैक्षणिक कंडीशन बेहतर नहीं है, मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हमें मिल नहीं पाती हैं, और हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जहाँ आप देखोगे बिल्कुल आज काफ़ी ज़्यादा, कोई भी जनरल कैटेगरी से आप बात करोगे, वही कहता मुझे ना बड़े सबसे बड़ा पाप हमने कर दिया जो जनरल कैटेगरी में पैदा हो गए। अब कहते हैं, पहले कहते थे कि हम ओबीसी एसटी में पैदा हैं तो हमें ये सबसे बड़ा पाप है, लेकिन अब जनरल वाले रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो पहले जो हुआ, ठीक है, पहले के पूर्वजों की सजा वर्तमान के बच्चों को, बेचारों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन खैर मिल रही है, क्या करें, भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा योग्यता होने पर भी उनको नौकरियाँ नहीं मिलेगी। और आप देखते भी हो बिल्कुल
एग्जाम्पल आप रियलिटी में हम बात करें तो जहाँ पे एक जनरल कैटेगरी के बच्चे का या जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है किसी भी तरीके से, अभी वो 10% का मामला आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो मतलब लागू कर दिया गया है, किसी को मिला। मैंने आपसे पूछा भी था कि आप में से कोई उसका प्रॉफिट लिया हो, आप में से कोई भी आपके रिलेटिव, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ 10% वाला आप मिलने लगा है, ठीक है। तो वो आ चुका है लेकिन अभी तक अमल में आया नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा, मतलब जनरल क्या, जिसको आरक्षण नहीं मिला, ठीक है, अब चाहे वो जनरल हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो या जिसको बहुत थोड़ा सा मिला है, वहाँ पे उसके 90 प्लस आ रहे हैं नंबर, कहीं पे भी 90 प्लस आ रहे हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे भी है, और स्टेट पीसीएस का दे रहे हो वहाँ पे भी, लोअर रैंक एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे भी आरक्षण है, ठीक है। तो अब जब 90 प्लस आपके आ रहे हैं, वहीं पे 70, यानी कि 70 माइनस ही आप मान के चलिए कि आरक्षण वालों के आ रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी जो भी पिछड़ा वर्ग है उनके आ रहे हैं, ठीक है। इस बच्चे में क्या कमी थी? इस बच्चे में सिर्फ यही कमी थी कि जनरल कैटेगरी का था, बाकी टैलेंट इस बच्चे से ज़्यादा इस बच्चे में भरा हुआ, ठीक है। लेकिन आरक्षण के बाद, यानी कि आरक्षण आने के बाद इसको वो प्रायोरिटी नहीं दी गई जो इसको दी गई, क्योंकि वहाँ पे है कि आप जब भी रिजर्व करोगे तो सिर्फ वही व्यक्ति ही उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं नहीं कहती कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है। उनके लिए जो भी पिछड़े, पहले बहुत ज़्यादा पीछे हो गए थे, उनको हमें आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पक्ष की बात नहीं कर सकते हैं कि आरक्षण पूर्ण रूप से गलत है, एकदम से नहीं कह सकते, और ना ही गलत है, ठीक है। जो कहेगा ये कि पूर्ण रूप से गलत है वो खुद गलत है, ये बात आप मान के चलिए। तो यहाँ पे हाँ, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं इस 90 प्लस वाले बच्चे को भी ध्यान दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमें ये देख रहे हैं तो वहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हमें भरना चाहिए, लेकिन थोड़ा इसका जो क्राइटेरिया है, तो कहीं न कहीं मेरा कहने का मतलब जाति वर्ग के आधार पर कुछ अलग तरीके से अब होना चाहिए। पहले जो था बिल्कुल सही था, लेकिन अब की बात करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इक्वालिटी आ चुकी है, हम सभी देखते हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई भी कहीं भी किसी, यदि हम बात करें तो सरकारी जॉब जहाँ भी देखते हैं, वहाँ हर जगह हमें कहीं न कहीं समानता अब देखने को मिलती है। ठीक है? कहीं न कहीं, कहीं तो अभी भी दकियानूसी वाले हैं, तो वो अपना खैर दिखा ही देते हैं। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा और इससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा, ठीक है। यानी कि इससे क्या हो, जातिवाद बढ़ेगा, काफ़ी हद तक जातिवाद बढ़ेगा, प्रगति पर देश के असर होगा। ऑब्वियस है कि हम बिल्कुल कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, हम चाहें भी ना कि अपने नाम के आगे सरनेम ना लगाएं, फिर भी हमें लगाना पड़ता है क्योंकि हमें आरक्षण चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जातिवाद के आधार पर आप खुद बांट रहे हो पहले से ही, और यहाँ पे उनका बोर्ड भी बनता अच्छा खासा। हम देखे थे कि ये उपयोग उनको हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें आप पूरा जाति के आधार पर कर दिए, यानी कि सब अलग अलग जातियों में बटे हुए। ऑब्वियस है, आप कहे तो छुआछूत हटाओ, आपने तो पहले ही कास्ट पे बांट के रख दिया है कि एसटी हैं, ये एसटी हैं, ये ओबीसी हैं। तो यहाँ पे आप केरल पे देखोगे तो अभी, हाँ, मतलब कई साल हो गए हैं, वहाँ पे एक आया था कि कोई भी अपने नेम के आगे सरनेम नहीं लगाएगा, ठीक है। तो सरनेम यानी कि आप किसी भी जाति से हो, डजेंट मैटर, कहीं भी हो। और दक्षिण भारत के काफ़ी सारे स्टेट बहुत डेवलप हैं, आप ये मान के चलिए जितना उत्तर भारत में ये सारा कुछ मैटर चलता है, तो वहाँ के सीएम पीएम भी काफ़ी, मतलब पीएम तो एक ही होते हैं, सीएम भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो वहाँ का जो स्टेट होता है वो भी काफ़ी डेवलप होता है। दक्षिण भारत के जैसे आप ले लीजिए, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, तो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं बेटर, हर एक एजुकेशन के क्षेत्र में देखेंगे हम, या कि हेल्थ के क्षेत्र में देखें, तो हर एक जगह पे यहाँ उत्तर भारत के जो भी स्टेट है उनसे तो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, ठीक है। आप ये मान के चलिए, और आई होप कि आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्टेटों को जानते होंगे। और उसके बाद आता है कि मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें, जातिवाद तो बढ़ेगा ही, और यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी बात की गई है कि ये निर्णय सही था या गलत, अभी हम जाने बात नहीं करेंगे, अगले अध्याय में बात करेंगे। और उसके बाद है कि हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और इन्हें कैसे लागू किया जाता है। खैर, यहाँ पे इन्होंने, राइटर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारा कोई आरक्षण का मुद्दा उठाने का कोई भी मतलब वो नहीं था कि हम आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे ही। बस यहाँ पे इसलिए हम इसको कर रहे हैं क्योंकि हमें ये दिखाना था कि क्या चीज़ें सही, मतलब कि इसमें यदि हम बात करें
तो किस तरीके से नियम कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। आरक्षण पे आप उलझ मत जाइएगा कि आरक्षण की भावनाओं में बह जाएं। हाँ, लेकिन एक अपना ओवरव्यू मैं हमेशा बोलती हूँ, सुनो सबकी करो मन की, सबकी सुनने के बाद थोड़ा अपना भी ओवरव्यू निकालो, बिकॉज आप इतने सिंसियर हो चुके हो कि आप भी कोई स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर इस विवाद का निपटारा कैसे किया। आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले, यानी कि इसमें बताया गया कि यदि इस विवाद उठता है तो इसका निपटारा भी कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सरकारी विवाद जो भी है तो उनसे उठने वाले क्या होते हैं कि यदि हम बात करें विवादों का जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं, ठीक है। जब भी विवाद होंगे तो ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय इसलिए तो बनाए गए हैं। और इस आदेश के विरोधी लोगों, और यदि हम बात करें तो विरोधी लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया है और इस मुकदमे को इंदिरा साहिनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। और उच्च यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, ठीक है। और ये जो आया था निर्णय, इसे हम क्या कहते हैं, आपने काफी बार इंदिरा साहिनी, मतलब कि इंदिरा साहिनी बनाम भारत सरकार मामला में ये बातें कही गई थी। तो इंदिरा साहिनी बनाम भारत सरकार मामला, ये जो मैंने बताया आपको, मंडल आयोग और इसका दोनों को ही गूगल पे सर्च मार के कहीं पे आपको लिख लेना, ठीक है। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राज्यसभा का डिबेट देखते हो, वहाँ भी ये चीज़ें कही जाती हैं। हम ऐसे मतलब अचंभे रह जाते हैं, इंदिरा साहिनी मामला क्या है, इंदिरा साहिनी बनाम भारत सरकार, तो उसको कर लेना, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने पक्षों की दलीलें सुनी थी। देन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि 1992 में ये निर्णय दिया कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, अवैध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्रीमी लेयर रखा गया था। और उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया और यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि 1993 से आप मान के चलिए कि 1979 से जो मामला चला रहा था, 1993 में फाइनली वो क्या होता है कि मतलब यहाँ पे एक स्थायी रूप में आप कह सकते हो कि आता है। और उसके बाद आ रहा हमारी राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से है। लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा कि पहले के 2-3 पॉइंट है उसको नोट करना है और इनको आपको गूगल से सर्च मार के और उसके बाद लिखना इंदिरा साहनी मामला जो है और एक मंडल आयोग है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे और फटाफट इसको हम कंप्लीट करते चलेंगे अब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।